आंचल ऑफिस से आकर समुंदर किनारे बैठी थी। बैठे बैठे वो दूर समुंदर में डूबते सूरज की लालिमा को निहार रही थी। भागम भाग भरी जिंदगी और ऑफिस के तनाव में उसे ये समुंदर किनारा सुकून के 2 पल देता था। पास ही एक परिवार रेत में बैठे सुनहरी शाम का आनंद ले रहा था। बूढ़े माता पिता अपनी छोटी सी पोती को रेत का महल बनाने में सहायता कर रहे थे। उनके पास ही एक खूबसूरत जोड़ा बैठा था। शायद वो उस नन्ही बच्ची के माता पिता थे। तभी बूढ़ी माता जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, बेटा आज तुम घर पर खाना बनाने का टेंशन मत लेना। जाते हुए हम सब पाव भाजी खाते हुए जाएंगे, ठीक है ना। उनकी बात सुन सबने मुस्कुराते हुए हामी भरी। दूर से उस खुशहाल परिवार को देख आंचल की आंखों में आंसू की एक बूंद उभर आई थी। लेकिन इससे पहले कि वो आंखों से झलकती उसने अपने आप को रोक लिया था और एक बार फिर वो डूबते सूरज की ओर देखने लगी। वो अपने ही विचारों में कहीं खोई थी। तभी उसे महसूस हुआ कोई आकर उसके पास बैठ गया था। वो अभिषेक था। अभिषेक को देख उसका तनावग्रस्त चेहरा खिल उठा और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो भी अपने ऑफिस से लौटा था। अभिषेक का हाथ अपने हाथों में लेकर आंचल ने उससे पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? कैसा रहेगा? हफ्ते का आखिरी दिन, मतलब ढेर सारा काम और क्या। चलो कोई बात नहीं, अब 2 दिन कोई काम मत करना। सुबह देर तक सोना, जल्दी नहीं उठाऊंगी तुम्हें। अभिषेक ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा था? तुम भी तो थक गई होगी। आंचल ने कहा, हाँ थोड़ी थक गई हूँ लेकिन ठीक हूँ। व्यस्त रहती हूँ तो अच्छा लगता है। हर शुक्रवार आंचल और अभिषेक ऐसे ही अपने अपने ऑफिस से निकलकर समुद्र के किनारे आकर बैठते थे। दूसरे दिन ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होती थी तो दोनों देर तक समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनते अपने अपने काम की सुख दुख की बातें करते बैठे रहते थे। पिछले कई महीनों से यही उनका रूटीन बन गया था। मुंबई की तेज गति से चलने वाली जिंदगी के साथ जैसे उन्होंने तालमेल बिठाना सीख लिया था। उनकी शादी हुए अब लगभग 1 वर्ष होने ही वाला था। काफी देर बातें करने के बाद आंचल एकदम चुप सी हो गई। उसने धीरे से अभिषेक के कंधे पर अपना सिर रखा और चुपचाप फिर डूबते सूरज को देखती रही। अभिषेक जैसे उसकी चुप्पी की पीछे की बात जान गया था। उसने आंचल को अपनी बाहों में भर पूछा, क्या सोच रही हो? फिर से वही सब? क्यों परेशान होती हो सोच सोच कर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? आंचल ने कहा, ऐसी बात नहीं है अभी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मेरे जीने का सहारा। तुम्हारे सिवाय है ही कौन मेरा। पर क्या तुम्हें कभी ये सवाल नहीं सताता कि हमारा भी अगर कोई अपना परिवार होता, माँ बाप होते, भाई बहन होते, तो वो सब कैसे होते? उनके होने से जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। अपने सुख दुख उनके साथ बांटते। हर त्योहार जो हम अकेले मनाते हैं वो सबके साथ मनाते। कितना मजा आता। क्या तुम्हें कभी ये जानने की इच्छा नहीं होती कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो हमारे परिवारों ने हमें इस इतनी बड़ी दुनिया में यूं अकेला छोड़ दिया? आंचल हर बार यही सवाल करती और अभिषेक हर बार एक ऐसा जवाब देता। सच कहूँ तो पहले कई बार ऐसे सवाल मेरे मन में भी आते थे, लेकिन अब मैंने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अब हम ही दोनों एक दूसरे का परिवार है, एक दूसरे का सहारा है। आगे चलकर हमारा ये परिवार बढ़ेगा और हम हमारे बच्चों को वो सब कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या बात थी जो आंचल को इतना सताती थी? क्यों अभिषेक इस बात को सोचना नहीं चाहता था? क्यों उन दोनों के परिवार उनके साथ नहीं थे? इन सब सवालों का एक ही तो जवाब था, आंचल और अभिषेक दोनों ही अनाथ थे। अनाथ शब्द में ही कितना दर्द छिपा होता है। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं होता, बिना माता पिता के मासूम बच्चे, जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते। अभिषेक ने तो अपनी किस्मत के लिखे को मान लिया था, अपना लिया था, लेकिन आंचल के लिए इस सत्य को स्वीकार कर पाना बेहद कठिन, बेहद पीड़ादायक था। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आता था, आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो भगवान ने उसकी किस्मत में एक अनाथ होना लिखा था? क्या एक लड़की होना उसका गुनाह था? तो फिर क्यों अभिषेक एक लड़का होकर भी उसकी तरह ये पीड़ा सह रहा है? या माता पिता की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी? बस यही सब सोच सोच कर आंचल ने एक मानसिक तनाव अपने ऊपर ले लिया था। बचपन से ही उसके गले में एक चैन थी जिसमें एवी लिखा हुआ एक लॉकेट था। वो नहीं जानती थी ये चैन किसकी थी, उसकी माँ की
या उसके पिता की। कभी कभी उसका मन करता था ये चैन नुमा जंजीर तोड़ दूं और फेंक दूं समुंदर में, तो कभी कभी घंटों उस चैन को लेकर बैठी रहती। ये सोच इसके सिवाय है ही क्या मेरे पास मेरे माता पिता का। अपने वजूद को तलाशती आंचल कई बार अपने माता पिता को मन ही मन कोसती, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता फिर आंखें मूंद अपने माता पिता की काल्पनिक मूर्त को देख माफी भी मांगती। समय के साथ साथ आंचल की अपनी पहचान को पाने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। दुनियादारी समझने की उम्र जब हुई तब आंचल ने अपने आप को सहारा अनाथालय में पाया। उसका सारा बचपन वहीं गुजरा। सहारा अनाथालय की हेड मीरा माँ के रूप में माँ तो मिली, लेकिन अपने असल माता पिता का ना होना उसके लिए एक असहनीय पीड़ा जैसा था। सहारा में बिताया हुआ एक एक पल उसे आज भी अच्छी तरह याद है। वो दिन भी जब वो खाना ना खाने की जिद लेकर एक कोने में जा बैठी थी, तभी एक सुंदर सी महिला ने आकर उसे गोदी में उठा लिया था और प्यार से समझा बुझाकर खाना भी खिला दिया था। वो मीरा माँ थी। सहारा का सारा काम काज वही देखती। वहाँ मौजूद हर कोई उन्हें इसी नाम से पुकारता था। भगवान भी कभी कभी कितना निष्ठुर हो जाता है। कई अनाथ बच्चों को सहारा देने वाली मीरा उन अनाथ बच्चों की माँ तो बन गई थी, लेकिन उसकी अपनी गोद सुनी थी। उसे माँ कहकर पुकारने वाले तो कई थे, लेकिन जिसकी पुकार शायद वो सुनना चाहती थी उसका सुख भगवान ने उसे कभी दिया ही नहीं था। यही तो जीवन है जिसमें हर किसी को वो नहीं मिल पाता जिसकी कामना उसे होती है। मीरा ने भी अपने नसीब से समझौता कर लिया था। उसने अपने अंदर की सारी ममता उन मासूम बच्चों पर लुटा दी थी जो अपनों के प्यार से वंचित थे। उस दिन जब मीरा ने आंचल को गोद में लेकर खाना खिलाया था, उसके गले की चैन देखकर उसे उसका नाम भी दे दिया था, आंचल वर्मा। उससे पहले तक तो सब उसे छोटी कहकर ही बुलाते थे। आंचल नाम तो उसे मीरा ने ही दिया था। उस दिन के बाद से आंचल ने अपनी मीरा माँ की उंगली थामी एक बार फिर से जीना सीख लिया था। सहारा में उसके जैसी कई नन्ही परियां थी जिनकी कहानी भी उसे कुछ कुछ अपनी जैसी ही लगती थी। उनका और मीरा का साथ पाकर आंचल ने अपना दर्द अपने दिल के कोने में कहीं छुपा दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वो अपनी सखियों संग पढ़ाई में व्यस्त होती गई। पढ़ाई के अलावा अनाथालय में बहुत सी चीजें बच्चियों को सिखाई जाती, जिसे सीखकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने भविष्य को सुधार सके। एक दिन की बात है, अपनी पढ़ाई का काम खत्म करके 16 वर्षीय आंचल अपनी सहेलियों के साथ सहारा के कॉमन हॉल में बैठी थी। यही वो जगह थी जहाँ पर उनको तरह तरह की चीजें सिखाई जाती। सभी लड़कियां अपनी अपनी बातों में खोई थी। तभी आंचल ने देखा मीना दीदी, जो सहारा की एक महिला कर्मचारी थी, अपने हाथों में ढेर सारा सामान लिए कॉमन रूम की ओर बढ़ रही थी। आंचल ने आगे बढ़कर मीना दीदी के हाथों में से एक बक्सा लेते हुए पूछा, इसमें क्या है दीदी? क्या आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा? मीना दीदी ने अपने हाथ का दूसरा बक्सा संभालते हुए कहा, अब ये तो मीरा माँ ही बता सकती है कि इन बक्सों में क्या है। आंचल ने कहा, क्या मीरा माँ आई है? कहाँ है वो? मीना दीदी कुछ जवाब देती इससे पहले ही आंचल अपने हाथ का बक्सा एक तरफ रखा और तेज गति से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि देखा मीरा माँ किसी अन्य कर्मचारी से बात कर रही थी। हल्की गुलाबी साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी, कंधे पर काले सुनहरे बाल, हाथों में हमेशा की तरह सफेद रंग का पर्स। बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी मीरा माँ आज। आंचल, जो अभी तक दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी मीरा माँ को निहार रही थी, फिर पहले वाली तेज रफ्तार पकड़ी, उनकी ओर भागी और इससे पहले कि मीरा माँ कुछ समझ पाती, आंचल ने उनको कसकर गले लगा लिया था। उसे देख मीरा ने कहा, आ गई तू? कैसी है? अच्छा अब चल, छोड़ दे मुझे। आंचल ने प्यार से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ थी इतने दिन आप? एक पूरा हफ्ता गुजर गया, आप क्यों नहीं आई हम सबसे मिलने? जानती है मैंने कितना याद किया आपको। मीरा माँ ने प्यार से आंचल के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, जाने से पहले बताया तो था, काम से दिल्ली जा रही हूँ और जल्द लौट आऊंगी। आंचल ने कहा, एक हफ्ता जल्दी होता है क्या? मीरा माँ ने कहा, अच्छा बाबा, अब कहीं गई तो जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बस चलो अब अंदर चलते हैं, बाकी सबसे भी तो मिलना है ना। इतनी बातचीत के बाद दोनों कॉमन रूम की ओर बढ़ गई। सहारा के सभी लोग जानते थे कि मीरा माँ आंचल से बेहद प्यार करती थी। उसकी कही किसी बात से वो बुरा नहीं मानती थी। अपनी बच्ची की तरह
उसकी हर जिद पूरी करती थी और उसकी चुलबुली हरकतों को भी नज़रअंदाज कर देती थी। कॉमन रूम की ओर बढ़ते हुए मीरा ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगाकर पढ़ तो रही है ना? हाँ, पढ़ाई तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अभी कुछ देर पहले ही आज की पढ़ाई खत्म करके कॉमन रूम में आई थी। वहाँ पर कुछ बक्से देखे तो पता चला आप आई है। क्या है उन बक्सों में? मीरा माँ ने कहा, आज हम लोग फ्रेम बनाना सीखेंगे। खूबसूरत तस्वीरों के लिए खूबसूरत फ्रेम मिल जाए तो उस तस्वीर की शोभा और बढ़ जाती है। उन बक्सों में उसका सारा सामान है। आंचल ने कहा, अच्छा तो ये बात है। बातें करते हुए दोनों कॉमन रूम में पहुंची तो दूसरी लड़कियों ने भी मीरा माँ का खूब जोश और हर्षो उल्लास के साथ स्वागत किया। सहारा की सभी लड़कियां उन्हें बेहद चाहती थी। आखिर वही तो सबका सहारा थी। थोड़ी बातचीत के बाद मीना दीदी और लड़कियों ने मिलकर सभी बक्से खोल उनमें से सामान निकालना शुरू किया। फिर मीरा माँ के साथ मीना दीदी ने सभी को समझाया कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत फ्रेम बनता है। सभी लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद का सामान लेकर अपनी अपनी फ्रेम बनाना शुरू किया। आंचल ने भी अपनी पसंद से लकड़ी के कुछ टुकड़े, सफ़ेद पेंट, नक्काशीदार लेस और कुछ सजावट का सामान बक्से से उठा लिया और एक तरफ बैठकर जुट गई अपने काम में। कुछ ही देर में उसने एक खूबसूरत सा फ्रेम बना लिया था। बस थोड़ा सा सजावट का काम बाकी था। तभी मीरा माँ आकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बना लिया है। बहुत अच्छे। ये जो सफ़ेद रंग जो तुमने चुना है ना फ्रेम के लिए, इससे तो तस्वीर के रंग और भी उभर कर आएंगे। ये बात सुन आंचल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ये फ्रेम मैंने आपके लिए बनाई है। मीरा माँ ने कहा, इतनी मेहनत से बनाई ये प्यारी सी फ्रेम तुम मुझे क्यों दे रही हो? वैसे भी मैंने सभी लड़कियों से कह दिया है, अपनी बनाई हुई पहली फ्रेम हर कोई अपने पास ही रखेगा। तुम भी इसे अपने पास रखो और अपनी कोई खूबसूरत याद को तस्वीर के रूप में इसमें कैद कर लेना। मीरा की बात सुन आंचल का खिलखिलाता चेहरा एकदम से मायूस नजर आने लगा। जिस दर्द को, जिस तकलीफ को, जिस बात को वो अपने दिल के किसी कोने में छुपा बैठी थी, अचानक यूं उभर आई जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। आखिर संजोकर रखने के लिए उसके पास सुनहरी याद थी ही कहाँ। एक मीरा माँ के अलावा उसके पास कोई भी तो ऐसा नहीं था जिसकी तस्वीर को वो इस फ्रेम में सजा सके। उसने पूरी शक्ति जुटाकर अपनी आंखों के आंसुओं को बाहर आने से पहले ही रोक दिया और मीरा माँ की ओर देखते हुए कहा, आखिर मैं क्या करूँगी इस फ्रेम का? मेरे पास तो ना ही किसी अपने की तस्वीर है, ना ही अपनी खुद की कोई तस्वीर। हाँ, आप अगर अपनी एक प्यारी सी तस्वीर मुझे दे दे तो मैं ये फ्रेम अपने पास रख लूँगी। मीरा माँ ने कहा, देने को तो मैं तुम्हें अपनी 1000 तस्वीर दे दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने हाथ से बनाई इस खूबसूरत फ्रेम में तुम एक तस्वीर लगाओ जिससे तुम जब चाहे ढेर सारी बातें कर सको। जानती हो, दुनिया की हर तस्वीर, हर चीज़ आपसे कुछ कहना चाहती है, बस ज़रूरत है तो उसे समझने की। कभी कभी बेजुबान तस्वीरें आपसे अपनी बात कहने का प्रयास करती है। कभी किसी तस्वीर को देख कोई खुशी का पल याद आता है तो कभी कोई तस्वीर हमें गमगीन कर जाती है। हो सकता है आज तुम्हारे पास कोई ऐसी तस्वीर ना हो जिसे तुम इस सुंदर सी फ्रेम में लगाना चाहो, लेकिन मेरी बात याद रखो, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास एक सुंदर सा पल होगा जिसे तुम एक तस्वीर में कैद करना चाहोगी और तब ये सुंदर सी फ्रेम तुम्हारे उस खूबसूरत पल की शोभा बढ़ाएगी। फिर कभी भविष्य में जब तुम इस फ्रेम में लगी तस्वीर को देखोगी तो वो तुमसे बातें करेगी, क्योंकि तस्वीर भी बोलती है। मीरा माँ की बात सुन आंचल बस उन्हें देखती ही रह गई। वो सोच रही थी, ऊपर से इतनी शांत दिखने वाली मीरा माँ के मन में बहुत गहरे किसी कोने में दर्द का सैलाब तो जरूर छुपा है। इतनी सुंदर और इतनी अर्थपूर्ण बातें यूं ही तो नहीं निकलती होगी उनके मुख से, वो भी शायद अंदर से उसकी तरह ही याद थी। आंचल ने उनके कहने पर आगे कुछ नहीं कहा और प्रेम को खुद के पास रखने की हामी भरी। उस दिन के बाद समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। 16 वर्षीय आंचल कुछ ही समय में 20 वर्ष की सुंदर सी नारी में परिवर्तित हो चुकी थी। अब तो वो सहारा में ही एक महिला कर्मचारी की तरह कार्यरत थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता। शायद वो अपने आप को साबित करना चाहती थी। सहारा ने और मीरा माँ ने उसे बहुत कुछ दिया था, लेकिन अब वो दुनिया देखना चाहती थी। इस पूरे अंतराल में उसे
अपने वजूद से जुड़े सवाल भी आए दिन परेशान करते थे। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था, जहाँ इतने वर्षों में उसे इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो अब तो उन सवालों को दिल के किसी कोने में दफन करना ही ठीक है। बस अपने गले की उस चैन को जिस पर एवी लिखा हुआ था, उसे वो चाहकर भी अपने से जुदा नहीं कर पाई। एक दिन मौका पाते ही आंचल ने मीरा माँ से कहा, मीरा माँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो आप क्या कहेंगी? मीरा माँ ने कहा, नौकरी तो तुम अब भी करती हो सहारा की महिला कर्मचारी के रूप में, और इसका तुम्हें अब वेतन भी मिलता है। आंचल ने कहा, हाँ वो तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे सहारा से बाहर किसी बड़े शहर में रहकर नौकरी करनी है तो क्या आप मुझे इजाज़त दे देंगी? आंचल की बात सुन पहले तो मीरा थोड़ी सी चौंक सी गई, फिर कुछ देर रुककर कहने लगी, देखो अब तुम बालिग हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, लेकिन क्या सहारा में तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अगर किसी और की वजह से तुम ये सब सोच रही हो तो मैं उस बात को जानना चाहूँगी। आंचल ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक प्राइवेट बैंक का नौकरी वाला इश्तिहार देखा था, जिसमें आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जा रहे थे। मैंने बस यूं ही अपना आवेदन पत्र भी भेज दिया था। अब उनका इंटरव्यू के लिए पत्र आया है, बस इसलिए मैं चाह रही थी कि एक बार इंटरव्यू देने में हर्ज ही क्या है, और फिर हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना मैं। आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। मैं यहाँ का एक स्थान रिक्त करूँगी तभी तो मेरे जैसी किसी नन्ही बेसहारा बच्ची को एक स्थान मिल पाएगा। मीरा माँ ने कहा, तू तो सच में बहुत बड़ी हो गई है। देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है और अपनी माँ से बातें छुपाने भी लगी है। तभी तो आवेदन पत्र वाली बात की तो मुझे भनक तक नहीं लगने दी। आंचल ने कहा, नहीं मीरा माँ, मेरा किसी भी बात को छुपाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मजाक मजाक में भेजे गए उस पत्र का कोई उत्तर आएगा भी या नहीं। अब जब उत्तर आ गया है तभी तो आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। मीरा माँ ने कहा, अच्छा बता इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है? आंचल ने कहा, मुंबई। आंचल के मुंह से मुंबई सुनते ही मीरा माँ ने अचरज से पूछा, क्या कहाँ जाना है? मुंबई? उसने धीमी आवाज में अपनी बात दोहराई। हाँ मुंबई ही तो जाना है। मीरा माँ ने लगभग चिल्लाते हुए उसे कहा, जानती भी है मुंबई के बारे में कुछ? कहती है मुंबई जाना है इंटरव्यू के लिए। कितना बड़ा शहर है पता है तुझे? कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पैर धरते ही ठगली जाएगी। आखिर दुनिया देखी ही कहाँ है तूने? जानती है कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो अकेली लड़की देख उस पर नजरें गड़ाए रहते हैं, और तू तो अभी बच्ची है, कैसे जाएगी अकेले? आंचल ने भी अपनी जिद भरी आवाज में कहा, अभी तो आप कह रही थी मैं बड़ी हो गई हूँ, इस वर्ष पूरे 20 की हो गई हूँ, सामने वाले की नज़र भी समझ सकती हूँ। अब मैं कोई बच्ची तो रही नहीं, और फिर मैं भी तो दुनिया देखना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुन मीरा कुछ देर चुप सी हो गई। अब आंचल को समझ आया कि जोश में शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई, तो उसने झट से अपने सिर मीरा की माँ के गोद में रखते हुए कहा, ओ माँ, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप नहीं चाहती तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा ने बड़े प्यार से आंचल के सिर पर हाथ फेरा। वो जानती थी वो चाहकर भी आंचल को रोक नहीं पाएगी। एक ना एक दिन तो उसे इस सहारा से जाना ही होगा। अब उसे उसके सहारे की ज़रूरत भी नहीं थी। शायद आंचल ने ठीक ही कहा था, उसका रिक्त स्थान भरने भी तो कोई ना कोई कतार में ज़रूर होगा जिसको शायद उसके सहारे की सख्त ज़रूरत हो। अपने विचारों पर विराम लगाते हुए मीरा माँ ने कहा, अच्छा सुन, मुंबई में मेरी एक सहेली का वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल है, मैं उससे बात करूंगी, वो तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर देगी। लेकिन ज़रा मुझे ये तो बता कब जाना है तुझे? अपनी मीरा माँ के मुंह से ये बात सुन आंचल ने उन्हें हमेशा की तरह कसकर गले लगा लिया और कहने लगी, अगले महीने की 5 को इंटरव्यू है। मीरा माँ ने कहा, अच्छा तो बस 15 दिन ही बचे हैं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी अपनी सहेली से। एक बात और, अगर ये इंटरव्यू कामयाब नहीं रहा तो कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? आंचल ने कहा, हाँ मैंने कुछ और इश्तिहार की कटिंग करके रखी है, कुछ आवेदन पत्र वहाँ भी भेज देती हूँ, कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाएगा। इस तरह आंचल अब सहारा से निकलकर असली दुनिया में कदम रखने वाली थी। एक नए सफ़र पर निकलने वाली है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इसी सफ़र में
उसे अपने जीवन का हमसफर भी मिलने वाला था। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया था जब आंचल को मुंबई के लिए निकलना था। भारी मन से उसने सहारा की अपनी सखियों से और मीरा माँ से विदा ली। अपने कहे अनुसार मीरा माँ ने उसके रहने का इंतजाम तो कर दिया था, साथ ही उन्होंने आंचल को एक मोबाइल फ़ोन भी तोहफे में दिया। तोहफा देने का तो बस एक बहाना था, असल में मीरा माँ को उसका यूं अकेले इतने बड़े शहर में जाना ही परेशान कर रहा था। फ़ोन पास में रहेगा तो कम से कम जब भी मन हुआ वो उससे बातें तो कर पाएगी। यूँ तो आंचल ने ट्रेन का सफ़र तो कई बार किया था, लेकिन इस बार के इस सफ़र में उसके मन में एक साथ कई सारी भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ तो अपने जीवन की नई शुरुआत से वो खुश और उत्साहित थी, तो दूसरी ओर मीरा माँ और अपनी सखियों से बिछड़ने का दुख भी था। साथ ही मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका कुछ हो पाएगा या नहीं, इस बात का डर भी था। उसने मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। चोरी ठगी का शिकार ना हो जाऊं, ये सोच उसने अपनी सहारा में मिली जमा पूंजी को बहुत सोच समझकर अलग अलग जगह पर रखा था। कुछ पैसे उसने अपने सूटकेस में, कुछ हैंडबैग में और कुछ तो अपनी ड्रेस की खुफिया जेब में रखे थे, ताकि अगर कोई हादसा हो भी जाए तो हाथों में कुछ तो बचे। इस तरह अपनी सभी भावनाओं को समेटकर और सारी सावधानियां बरतकर वो निकल पड़ी थी अपने जीवन सफर पर। रात भर का सफर तय कर वो मुंबई के CST स्टेशन पर उतरी। उतरते ही उसने बैग में से वो कागज निकाला जिस पर वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल का पता लिखा था। टैक्सी लेना उसके लिए महंगा जरूर था, लेकिन अभी वो उसकी मजबूरी थी। नई जगह पर वो ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं चाहती थी। उसने कागज पर लिखे पते को ठीक से याद कर लिया और बड़ी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर एक टैक्सी रोकी। टैक्सी वाले को मुंह जुबानी पता बताया और चलने का पूछा। टैक्सी वाले की हाँ सुन वो चुपचाप अपना सामान लेकर अंदर बैठ गई। तेज रफ्तार से जा रही टैक्सी बीच बीच में सिग्नल की वजह से रुकती जा रही थी और इधर पिछली सीट पर बैठी आंचल मुंबई दर्शन कर रही थी। अब कहीं भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास का संचार उसमें हो चुका था। लगभग 20 मिनट का रास्ता तय कर वो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। टैक्सी का किराया देकर जब वो ठीक हॉस्टल के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तो देखा 2 महिलाएं कुछ बातें करते हुए वहीं खड़ी थी। तभी उनमें से एक महिला ने दूसरी से शाम को मिलते हैं ये कहकर विदा ली। उसके जाते ही आंचल ने आगे बढ़कर दरवाजे में खड़ी महिला को अपना परिचय दिया। वो महिला यानी सरला जी उसी हॉस्टल में कार्यरत थी। उन्होंने बताया कि वो जानती है कि आज आंचल का हॉस्टल में आगमन होना है। वो आंचल को अंदर ले गई और बाकी की औपचारिकता के बाद उसे अपना कमरा दिखाने लग गई। सरला जी ने उसे पहले ये जानकारी दे दी कि जिस कमरे में आंचल को रुकना था वहाँ पहले से ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था वेदिका। जब सरला जी और आंचल उसके रूम के पास पहुँचे तो वेदिका कमरे के बाहर ही मिल गई। उसे देखते ही सरला जी ने कहा, सुनो वेदिका, ये आंचल है, आंचल वर्मा। आज से ये भी तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेगी। वेदिका ने पहले तो आंचल की ओर देखा और हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहने लगी, सरला दीदी अभी मुझे देर हो रही है, अगर अभी की मेरी बस छूट गई तो समझो आज मेरी शामत आ जाएगी। आप इनको कमरा दिखा दीजिए, मैं तो शाम को मिल ही लूंगी, ठीक है ना। इतना कहकर उसने आंचल की ओर देखा। आंचल ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वेदिका के जाते ही सरला ने आंचल को उसका कमरा और हॉस्टल की बाकी सब जानकारी भी दे दी। पूरे हॉस्टल का एक राउंड लगाकर जब आंचल अपने कमरे में आई तो देखा कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा था, जिसकी वजह से कमरे के 2 हिस्से बने हुए थे। एक तरफ वेदिका का बेड, उसकी अलमारी और उसका सारा सामान रखा हुआ था। दूसरी ओर भी बेड और अलमारी तो थी, लेकिन वो जगह खाली खाली सी लग रही थी। कमरे के एक तरफ एक छोटा सा बाथरूम था जो दोनों रूममेट के लिए कॉमन था। आंचल ने अपने बेड के पास ही अपने सूटकेस और हैंडबैग को रखा और धीरे से बेड पर बैठ गई। उसके लिए अभी सब कुछ नया था, जाहिर है उसे अभी यहाँ के माहौल में ढलने का वक्त तो लगेगा ही। वो झटके से अपने बेड पर लेट गई और सोचने लगी, कितनी अजीब सी जगह है ना, सब कितनी जल्दी में है, यहाँ पर कितना सन्नाटा है। सहारा की तरह तो नहीं है बिल्कुल, कोई बात नहीं, किसी भी तरह मुझे अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। नई जगह है लेकिन मुझे इसे अपनाना ही होगा। 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू भी है। अपने ही ख्यालों में खोई वो अचानक उठी और उसने सुना
उसके हैंडबैग में रखा फ़ोन बज रहा था। उसे तो याद भी नहीं था कि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है। उसने बैग में से मोबाइल लिया और देखा मीरा माँ का कॉल था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने सफ़र के बारे में, हॉस्टल तक पहुँचने के बारे में और अपने अपने कमरे के बारे में उन्हें विस्तार में सब बताया। थोड़ी देर बातचीत कर उसने दोबारा कॉल करूँगी ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। इंटरव्यू वाले दिन आंचल सुबह जल्दी ही उठ गई थी। पिछले 2 दिनों में उसने अपना सारा सामान अपने कमरे में सेट कर लिया था। इसी 2 दिनों में उसकी रूममेट वेदिका उसकी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। वेदिका से बात कर आंचल को लगा ही नहीं कि वो उससे पहली बार मिल रही है। एक ही दिन में दोनों ने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुना दी थी। आंचल के पास तो कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था, पर वेदिका ने उसे बताया कि उसके माता पिता गाँव में रहते हैं और वो यहाँ मुंबई में एक कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती है। जैसे ही वेदिका को पता चला कि आंचल यहाँ किसी निजी बैंक के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने ऑफिस तक पहुँचाने में मदद करने की बात कही। इंटरव्यू के दिन वेदिका और आंचल ठीक 9 बजे इंटरव्यू के स्थान पर पहुँच गए थे। वो एक 12 मंजिली इमारत थी और ऑफिस 7वें मंजिल पर था। इमारत के नीचे लिफ्ट के पास पहुंचकर वेदिका ने आंचल से कहा, अच्छा आंचल, अब तुम लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चली जाना। यही वो एड्रेस है जो तुम्हारे एप्लीकेशन लेटर पर लिखा है। अब मैं भी अपने ऑफिस चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। और हाँ, बिल्कुल घबराना मत, सब ठीक ही होगा। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर वेदिका वहाँ से चली गई। वैसे तो आंचल में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नई जगह, नए माहौल में पहली बार ऐसे इंटरव्यू का सामना वो करने वाली थी, इसलिए थोड़ी सी तो घबराहट उसे हो रही थी। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट खुली और वो अकेली ही लिफ्ट में सवार हो गई। जैसे उसने 7वीं मंजिल का बटन दबाया और सामने देखा, एक लड़का हाथ में एक फोल्डर लिए लिफ्ट की ओर दौड़ता हुआ आया। आंचल ने देखा लिफ्ट का दरवाज़ा बस बंद होने को ही था और उस लड़के ने तेजी से बीच में अपना पैर रख दिया, जिसे देख आंचल डरते हुए पीछे सरक गई और उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कहीं लिफ्ट का दरवाज़ा उस लड़के का पैर ना कुचल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे उसने पैर सामने किया, लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और वो भी अंदर सवार हो गया और लिफ्ट चल पड़ी। आंचल का रिएक्शन देख लड़के ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये कहते उसने लिफ्ट के बटन को दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और 7वीं मंजिल का बटन देख हाथ पीछे कर लिया। ओह, मुझे भी 7th फ्लोर पर ही जाना है। उसके बाद आंचल ने उसकी किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उस लड़के ने फिर पहल करते हुए कहा, वो क्या है ना कि आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू शब्द सुनते ही आंचल ने ना चाहते हुए उसकी ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। उस लड़के ने आंचल के हाथ में फाइल देखते हुए फिर पूछा, आपका भी इंटरव्यू है क्या कहीं? आंचल उस सवाल से थोड़ी हड़बड़ा गई और इससे पहले कि वो कुछ कहती, लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। उसने एक बार उस लड़के की तरफ देखा और बाहर निकल गई। लिफ्ट के पास एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कई ऑफिस के नाम और उनकी तरफ जाने के संकेत दिए हुए थे। बोर्ड देखते हुए वो सोचने लगी, लगता है इसका भी आज इंटरव्यू है। वहीं वो आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से उस लड़के की फिर आवाज़ आई, मेरा इंटरव्यू जिस कंपनी में है वो इस तरफ है, आपको अपने इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। उसकी बात सुन आंचल से भी रहा नहीं गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी। इतना कह वो अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे की मुस्कान अभी तक बरकरार थी और वो सोच रही थी, कितना अजीब लड़का है। बातें ही करता जा रहा था। जब उसने अंदर ऑफिस में प्रवेश किया, देखा वहाँ बहुत से लोग इंतजार करते हुए बैठे थे। जैसे कि उसने सोचा था, उसकी तरह कई लोग इस जॉब के लिए आए थे। उसने रिसेप्शन पर बैठी महिला से अपने आने का कारण बताया। उसने उसे बताया कि पहले उनका कोई छोटा सा टेस्ट होगा 20 मिनट का और उसके बाद एक फेस टू फेस इंटरव्यू होगा और कुछ दिनों बाद पोस्ट से सूचित किया जाएगा कि आपको नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं। प्राइवेट बैंक की जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए थोड़ी तैयारी तो आंचल ने कर ही ली थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना टेस्ट और इंटरव्यू दिया और दोपहर तक वो वापस अपने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए ऑफिस से निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अब इसे संजोग कहिए या आंचल की किस्मत कहिए या कुछ और। जैसे वो लिफ्ट के पास पहुंची, उसने देखा वही लड़का
जो उसे इंटरव्यू के पहले मिला था, वो लिफ्ट के पास खड़े होकर अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। आंचल को देखते ही उसने मोबाइल की अपनी बात पूरी करते हुए कॉल काट दिया। आंचल ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और लिफ्ट का बटन दबाने आगे बढ़ी। तभी उस लड़के ने उससे पूछा, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? आंचल ने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए कहा, अच्छा था। इस बार लड़के ने आगे बढ़कर ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबाया और आगे कहा, मेरा भी अच्छा हुआ। अब पता नहीं क्या होगा, कुछ दिनों में बताएंगे, ऐसे कहा है। आंचल ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। उसके बिना कुछ पूछे ही वो लड़का खुद ही जवाब दिए जा रहा था। इसी बात पर उसको हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। उस लड़के ने फिर कहा, मेरा नाम अभिषेक है, और आपका? अचानक आई सवाल से आंचल पहले तो थोड़ी असहज हुई, फिर धीरे से कहा, जी आंचल वर्मा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दोनों बाहर आई। तभी अचानक अभिषेक ने पूछा, आंचल तुम कॉफ़ी पीती हो क्या? फिर से अचानक आई इस सवाल से, और वो भी तुम सुनकर आंचल तो चौंक ही गई। फिर उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, जी नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, वैसे मुझे जल्दी जाना है। इस बार अभिषेक ने कहा, ठीक है, अगर किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे, यही इसी जगह। लेकिन एक बात, अगर किस्मत से दोबारा मिल गए तो उस दिन जरूर साथ में कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। मंजूर। इतना कहते हुए आंचल ने एक मुस्कुराहट के साथ वहां से विदा ली। हॉस्टल जाते हुए पूरे रास्ते वह अभिषेक के एक के बाद एक सवाल को ही याद कर रही थी। कितना अजीब लड़का था। इंटरव्यू देकर शाम को अपने कमरे में लौटी आंचल ने सबसे पहले मीरा माँ से बात की। मीरा माँ को पूरा विश्वास था कि ये नौकरी आंचल को ही मिलेगी, लेकिन आंचल ने उनसे कहा, पता नहीं मीरा माँ, वहाँ तो बहुत से लोग आए थे, जाहिर है सभी ने मेहनत से अपने टेस्ट और इंटरव्यू दिए होंगे। मुझे नहीं लगता मेरा वहाँ कुछ होने वाला है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने 1-2 आवेदन पत्र और भी भरे हैं। बस तो कल से मैं उसी काम में जुट जाऊंगी। एक और बात माँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। किस्मत से रूममेट भी बहुत अच्छी मिल गई है। आप कभी आएगी ना यहाँ तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी वेदिका से। कुछ देर यूं ही अपनी मीरा माँ से बात करने के बाद आंचल की नज़र साइड में रखी मेज़ पर गई। मेज़ पर उसने अपनी वही सफ़ेद फ्रेम सजा कर रखी थी। ये बात अलग थी कि अभी तक उसने उसमें किसी भी तस्वीर को नहीं लगाया था। वह अपने हाथों से बनी फ्रेम को निहारी रही थी कि अचानक वेदिका कमरे में आ गई। उसने आंचल को देखते ही कहा, ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम में कुछ अलग बात तो है। अब यही देख लो, लोग किसी की तस्वीर को निहारते तो अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन तुम होगी खाली फ्रेम को निहार रही हो। आंचल ने हंसते हुए वेदिका से कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी मेरा किस्सा ये फ्रेम क्या है। वेदिका ने अपना बैग अपने बेड पर रखा और बाथरूम की ओर जाते हुए कहा, चलो ये भी अच्छी बात है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? आंचल ने कहा, अच्छा रहा, बाकी बातें चाय पर। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। हॉस्टल में सभी लड़कियों के लिए एक बड़ा सा कॉमन किचन बना हुआ था, जहां लड़कियां अपने पसंद से अपने सामान से कुछ बना सकती थी। चाय का सामान हॉस्टल की तरफ से रखा जाता था। आंचल को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके मिलनसार स्वभाव ने वहाँ सबका मन मोह लिया था। चाय बनाते हुए आंचल सोच रही थी, एक बार बस मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर इस हॉस्टल का जो थोड़ा बहुत किराया है वो मैं खुद ही दिया करूँगी। अभी तो वो मीरा माँ के बदौलत ही वहाँ रह रही थी। थोड़ी देर में चाय के 2 कप लेकर आंचल ने कमरे में प्रवेश किया। एक कप वेदिका को थमाते हुए कहा, हाँ तो सबसे पहले तुम्हें इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ। उसके बाद उसने अपने टेस्ट इंटरव्यू के बारे में सब कुछ विस्तार में वेदिका को बताया, साथ ही अभिषेक वाली बात भी बताई, जिसे सुन वेदिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो मुंबई आते ही तुमने किसी को अपना आशिक भी बना लिया। आंचल ने कहा, अरे इसमें आशिक वाली क्या बात है भला, वो सिर्फ कॉफ़ी के लिए ही तो पूछ रहा था। मेरी जान, शुरुआत तो कॉफ़ी से ही होती है, ज़रा बचकर रहना, यहाँ ऐसे कॉफ़ी का पूछने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें। वेदिका ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। आंचल 2 पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, हाँ ठीक है ना, कौन सा मुझे वो दोबारा मिलने वाला है। अच्छा वो बात छोड़ो, तुम इस फ्रेम के बारे में पूछ रही थी ना,
जानती हो, ये फ्रेम मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसकी बात सुन वेदिका ने फ्रेम को हाथ में लेते हुए कहा, क्या कह रही हो? सच में? ये तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, पर तुमने इसे खाली क्यों रखा है? कोई अच्छी सी तस्वीर क्यों नहीं लगाती इसमें? आंचल ने कहा, लगाऊंगी, कोई अच्छी सी ही तस्वीर इसमें लगाऊंगी, लेकिन तुम्हें सच कहूँ, इसमें तो मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाना चाहती थी, जो मेरे पास है ही नहीं। ना माँ, ना पिता, ना ही उनकी कोई तस्वीर। आगे वो कुछ कह नहीं पाई, उसका गला भर आया। वेदिका ने उसके पास जाते हुए कहा, अरे तुम तो बड़ी इमोशनल निकली। देखो तो अभी 2 पल पहले कैसे चहक रही थी और एकदम से रोने लगी। क्या तुमने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा? आंचल ने अपने आंसू पोंछे और अपने गले का लॉकेट दिखाते हुए कहा, नहीं, उन्हें तो कभी नहीं देखा। बस यही एक निशानी है मेरे पास उनकी। जब मैं समझने के काबिल हुई तभी मुझे बताया गया कि बचपन से यही लॉकेट मेरे गले में है। बस इसी को देखकर याद कर लेती हूँ उन्हें। वेदिका ने उस लॉकेट को देखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना अकेला महसूस होता होगा इतनी बड़ी दुनिया में, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता की ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो तुम्हारा साथ नहीं दे पाए वो दोनों। आंचल भी तो यही सोच सोच अपने आप दिलासा देती थी हरदम। आंचल को मुंबई आए अब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका था। इस बीच उसने कई जगहों पर इंटरव्यू दिए। निजी बैंक वाले अपने सबसे पहले इंटरव्यू से उसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आस तो वो लगाए बैठी थी। जब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी उस नौकरी का कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपनी बची कुची आस भी भुला दी थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। हॉस्टल में पहली बार उसके नाम से एक पत्र आया। ये पत्र उसी निजी बैंक से आया था जिसमें उसने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था। आंचल को नौकरी मिल गई थी और दूसरे ही दिन उसे अपने काम पर जाना था। उसने सबसे पहले मीरा माँ को खुशखबरी सुनाई। फिर जब उसी शाम वेदिका अपने काम से लौटी तो ये खबर सुन दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी। वेदिका ने आंचल से कहा, इस बात पर एक पार्टी तो बनती है, चल आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, क्यों, क्या कहती हो? आंचल ने भी खुशी खुशी हामी भरी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था, जश्न मनाना तो लाजमी था। दूसरे दिन अच्छे से तैयार होकर वो अपने ऑफिस पहुंची। थोड़ी जल्दी ही निकल गई थी वो हॉस्टल से। वो नहीं चाहती थी कि काम के पहले दिन कोई गड़बड़ हो जाए। वो जब लिफ्ट से होकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ रही थी, अनायास ही उसे अभिषेक की याद आ गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। न जाने कहाँ होगा इस वक्त, बस यूं ही एक ख्याल उसके दिमाग में आकर चला गया। फ्रेश मूड से अपने ऑफिस में प्रवेश किया। अपने पहले दिन की कुछ औपचारिकताओं के बाद उसे बताया गया कि पहले 1 माह उसकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें उसे वहाँ काम कैसे होता है, क्या करना है, ये सब सिखाया जाएगा। आंचल एक आत्मविश्वास से भरपूर लड़की थी, हमेशा सीखने के लिए तत्पर। उसके लिए एक अच्छा मौका था अपने आप को साबित करने का। अपने ऑफिस का पहला दिन ही बड़े अच्छे से बिताकर आंचल हॉस्टल जाने के लिए निकली। अभी वो लिफ्ट तक पहुंची ही थी कि उसके कानों पर किसी की आवाज़ ने दस्तक दी। हे आंचल! उसने अपना नाम सुनकर मुड़कर देखा। सामने अभिषेक खड़ा था। अभिषेक को देख पहले तो वो चौंक गई, फिर सामान्य होते हुए मुस्कुराते हुए उसने फिर हेलो कहा। अभिषेक ने उससे कहा, लगता है तुम मुझे भूल गई। मैं अभिषेक, कुछ दिनों पहले इसी लिफ्ट में मिले थे, याद है तुम्हें? आंचल ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अच्छा तो तुम्हें याद है, फिर तो ये भी याद होगा कि मैंने उस दिन क्या कहा था। अगर किस्मत से हम दोबारा मिले तो तुम मेरे साथ एक कॉफ़ी ज़रूर पियोगी। क्यों, कुछ याद आया? अभिषेक ने कहा। उसकी कॉफ़ी वाली बात सुन आंचल को वेदिका की बात याद आ गई कि ऐसे कॉफ़ी पिलाने वाले बहुत मिलेंगे। उसने अभिषेक से कहा, आज नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अभिषेक ने कहा, यह तो कोई ठीक बात नहीं, तुमने ही तो कहा था मंजूर है। ओह, तो तुमने ये सोचा होगा कि ये कहाँ मुझे दोबारा मिलने वाला है, क्यों, है ना? लेकिन देखो, हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा था तो मिल गए। क्या तुम किस्मत पर भरोसा नहीं करती, या तुम अजनबी लोगों से बात नहीं करती, या तुम मुझसे डर रही हो? आंचल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। अभिषेक ने उसकी बात काटते हुए कहा, यही इसी बिल्डिंग में 7वें माले पर एक बहुत अच्छा कैफ़े है, वहाँ हम चल सकते हैं। एक कॉफ़ी की ही तो बात है। अभिषेक के इतना कहने पर आंचल उसे मना नहीं कर पाई। उसने सोचा
यही इसी बिल्डिंग में ही तो जाना है। और फिर अब मैं कोई नादान बच्ची तो हूँ नहीं, अपनी हिफाजत करना मुझे आता है। बस यही सोच वो अभिषेक के साथ कैफ़े में चली गई। उसकी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा मौका था जब वो ऐसे किसी लड़के के साथ यूँ अकेले कैफ़े में जा रही थी। बस इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने कैफ़े में प्रवेश किया और देखा चारों ओर बस लड़के लड़कियां ही अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, कुछ ग्रुप में बैठे थे तो कई अकेले अपने साथी के साथ। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई थी। अभिषेक ने उससे पूछा, तुम क्या लोगी? आंचल ने हंसते हुए कहा, हम शायद कॉफ़ी पीने ही आए थे यहाँ। अभिषेक ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी जगह से उठा और काउंटर पर जाकर अपना ऑर्डर दे आया। फिर अपनी सीट पर आकर बैठते हुए कहा, वो तो मुझे भी पता है कि हम यहाँ कॉफ़ी पीने आए हैं। मेरे पूछने का मतलब था कि कौन सी कॉफ़ी। खैर अब जाने दो, मैंने 2 कोल्ड कॉफ़ी कह दिया है। उसकी बात सुन आंचल को अपनी ही बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आगे उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसकी चुप्पी देखते हुए अभिषेक ने उससे कहा, तुम मुझे यहाँ फिर से दिखी, इसका मतलब है कि जिस इंटरव्यू के लिए तुम आई थी वो नौकरी तुम्हें मिल गई है, क्यों है ना? आंचल ने जवाब में कहा, हाँ सही कहा, आज ही पहला दिन था और तुम्हें यहाँ देखकर अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम जिस इंटरव्यू के लिए आए थे तुम्हें भी वो जॉब मिल ही गई। शायद तभी हम यूँ दोबारा मिल गए। अभिषेक ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो, मुझे आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है यहाँ ज्वाइन किए हुए। इस तरह कॉफ़ी के साथ शुरू हुआ बातों का ये सिलसिला रोज़ की बात बन गई। उस दिन के बाद से अभिषेक और आंचल अपने अपने ऑफिस के बाद हर रोज़ उसी कैफ़े में जाने लगे। दोस्ती से शुरू हुआ ये सिलसिला एक दिन की कॉफ़ी के बाद अलग ही मोड़ लेने वाला था। दरअसल अब तक सिर्फ एक दूसरे को जानने वाले अभिषेक और आंचल कैफ़े में बैठे हमेशा काम की इधर उधर की बातें करते थे। लेकिन एक दिन आंचल ने बातों ही बातों में अभिषेक को अपना सारा अनाथालय की, मीरा माँ की और अपने अनाथ होने की बात बताई, जिसे सुन अभिषेक ने उस दिन आंचल से कहा, अब मैं समझा हमारा मिलना कोई संजोग नहीं है, बल्कि ये हमारी किस्मत में ही लिखा था। भगवान भी चाहता था कि जिन दोनों का अपना कोई सहारा नहीं वो मिले और एक दूसरे का सहारा बन जाए। अभिषेक की बात सुन आंचल ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अभिषेक ने आगे कहा, क्या तुम जानती हो मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से कुछ अलग नहीं है। मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माता पिता का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मुझे अपनाने के लिए जब कोई रिश्तेदार सामने ना आया तो मेरे पापा के एक मित्र आलोक चाचा, उन्होंने मुझे सहारा दिया। लेकिन चाची को मेरा उनके घर में रहना हमेशा खलता रहा। जैसे तैसे पढ़कर कुछ समझने लायक हुआ तो आलोक चाचा का घर छोड़ दिया। अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपने आगे की पढ़ाई की। अब एक अच्छी नौकरी मिल गई है तो ट्यूशन्स लेना छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी ही तरह अनाथ हूँ। उस दिन अभिषेक की बात सुन आंचल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे भी लगने लगा था कि किस्मत ने ही उन दोनों को मिलाया है। समय बीतता गया। एक दिन अभिषेक ने आंचल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे वो मना नहीं कर पाई। अभिषेक के शादी के प्रस्ताव को आंचल ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसने अभिषेक से साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो मीरा माँ से बात नहीं कर लेती तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। एक दिन मीरा माँ से फ़ोन पर बातें करते हुए आंचल ने कहा, मीरा माँ, आपको अब मेरी याद नहीं आती ना? तभी तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता मुझसे मिलने का। आप जानती है इस माह के अंत तक मुझे पूरे 2 वर्ष हो जाएंगे मुंबई आए हुए। बस यूं ही फ़ोन पर बातें होती है अपनी। पिछली दिवाली में आना चाहती थी सहारा, पर आप नहीं थी वहाँ तब। सच कह रही हूँ ना मैं, अब आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती है ना? उसकी बात सुन मीरा माँ ने कहा, अरे अब मुझे भी कुछ कहने देगी या खुद ही बकबक किए जाएगी? यही तो तुझे बताने के लिए फ़ोन किया था कि 2 दिन बाद मैं आ रही हूँ मुंबई, कुछ काम है। इसी बहाने तुझे और अपनी सहेली दोनों से मिल लूँगी। उनकी बात सुन आंचल तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था यही अच्छा मौका है अभिषेक के बारे में बताने का। 2 दिन बाद मीरा माँ आने वाली है। इसी खुशी में उसने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। साथ ही बाजार जाकर वो उनके लिए कुछ तोहफे भी खरीद लाई थी। अपनी कमाई से अपनी मीरा माँ को वो कुछ देना चाहती थी।
उनको सामने देखते ही आंचल एक बार फिर सहारा की नन्ही सी बच्ची बन गई थी और बिल्कुल पहले की तरह ही उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया था। उस दिन काफी देर तक दोनों हॉस्टल के कमरे में बैठ बतियाती रही। जब आंचल ने मीरा माँ को तोहफे दिए तो उनकी आंखें भर आई। वो खुश थी अपनी बेटी की आत्मनिर्भरता देख, अपनी परवरिश देख। उनका सिर आज फक्र से ऊंचा हो गया था। बातों बातों में उनकी नज़र मेज पर रखी उस खाली फ्रेम पर पड़ी जो आंचल ने सहारा में बनाई थी। उसे देख उन्होंने कहा, अरे ये फ्रेम अब भी खाली है, तो फिर आपने तो मुझे अपनी कोई तस्वीर दी ही नहीं। और जैसा कि आपने कहा था, अभी तक ऐसा कोई पल आया ही नहीं जिंदगी में। आंचल ने झट से कहा। मीरा माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आंचल ने ही आगे कहा, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन इतना कहकर उसने अपनी गर्दन झुका दी और चुप हो गई। मीरा ने उससे कहा, ये क्या, हमेशा हर बात बेझिझक कहने वाली आज यूं चुप क्यों हो गई? कहो क्या बात है? फिर आंचल ने उनको अभिषेक की हर बात कह सुनाई। साथ ही ये भी बताया कि वो भी उससे प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मीरा माँ के लिए ये बात कुछ गंभीर थी, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वो अभिषेक से मिलना चाहती है। तय हुआ कि वो दूसरे ही दिन अभिषेक से मिलकर ही जाएगी। तय अनुसार ऑफिस के बाद अभिषेक, आंचल और मीरा माँ उसी कैफे में मिले जहाँ पहली बार वो दोनों साथ साथ कॉफी पीने गए थे। अभिषेक से मिलकर उसकी कहानी और जीवन संघर्ष सुनते ही मीरा माँ को एहसास हो गया था कि ये कभी भी आंचल को धोखा नहीं देगा। फिर क्या था, उसके एक माह बाद ही आंचल और अभिषेक की शादी हो गई। अपने अतीत की गलियारों से गुजरती हुई आंचल जब अपने आज में पहुंची तो उसने देखा वो दोनों अभी भी समुद्र किनारे बैठे थे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे सारे जहां को अपने आगोश में लेने को तैयार था। उसने अभिषेक का हाथ अपने हाथों में महसूस किया और उसके कंधे से अपना सिर हटाते हुए पूछा, अरे अंधेरा भी हो गया और हम अब तक यहीं बैठे हैं। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आंखें बंद कर बैठी थी, मुझे लगा तुम्हें नींद लग गई है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर और यहाँ बैठने में क्या हर्ज है। आंचल ने रेत पर से उठते हुए कहा, नहीं मैं सोई नहीं थी, बस पुरानी यादों में गुमसी हो गई थी। चलो अब चलते हैं, मुझे भूख लगी है। अभिषेक ने अपना बैग उठाते हुए उससे पूछा, पाव भाजी खाओगी? अरे तुमने कैसे जाना कि मेरा मन पाव भाजी खाने का हो रहा है? आंचल ने पूछा। अभिषेक ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और समुद्र किनारे चलते हुए उससे कहा, अगर मैं ही तुम्हारे दिल की बात ना जानूंगा तो और कौन जानेगा। यूं ही नहीं ये हाथ थामा है, तुम कब क्या सोच रही होती हो सब समझता हूँ मैं। आंचल ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया और दोनों निकल पड़े थे अपने घर की ओर। उसी रात दिन भर की थकान के बाद जब आंचल सोने के लिए कमरे में आई तो देखा अभिषेक किसी फाइल में नजरें गड़ाए लेटा था। उसे देख आंचल ने कहा, अब क्या वीकेंड में भी तुम काम और पढ़ाई लेकर बैठोगे? उसकी बात सुन अभिषेक ने कहा, कुछ ही दिनों की बात है, एक बार ये कोर्स पूरा कर लूँ तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तुम भी तो थकी थकी सी लग रही हो, आराम करो, मैं थोड़ी देर पढ़कर फिर सो जाऊंगा। उसकी बात सुन आंचल ने साइड टेबल पर रखी बोतल से पानी पिया और सोने के लिए लेटने ही वाली थी कि उसकी नज़र टेबल पर रखी अपनी सफ़ेद फ्रेम पर गई जो अभी भी खाली ही थी। उसे देख आंचल लेट गई और लेटे लेटे उस दिन को याद करने लगी जब उसकी शादी हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और वो अभिषेक के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी। उसे आज भी एक एक पल अच्छे से याद था, दोनों ने मिलकर कितने प्यार से सजाया था इस घर को। आंचल किचन में कुछ सामान लगा रही थी और फिर अचानक अभिषेक पीछे से आकर सरप्राइज कहते हुए चिल्लाया था। जब आंचल मुड़ी तो उसने देखा अभिषेक के हाथ में उसकी बनाई सफ़ेद फ्रेम थी और उसमें अभिषेक और आंचल की शादी के दिन वाली तस्वीर थी। अभिषेक का सरप्राइज देख आंचल खुश तो होना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ पाई। अभिषेक ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तस्वीर अच्छी नहीं लगी? आंचल ने आगे बढ़कर फ्रेम को अपने हाथ में लिया और तस्वीर को देखते हुए कहा, देखो अभी प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन इस फ्रेम को लेकर मेरे कुछ अलग ही भावनाएं जुड़ी है। क्या हम हमारी तस्वीर किसी दूसरी फ्रेम में नहीं लगा सकते? लेकिन फिर इस फ्रेम का क्या करोगी? क्या इसे जिंदगी भर यूं ही खाली रखोगी? अभिषेक ने पूछा। आंचल ने मन ही मन सोचा, शायद हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा खाली सा है।
ये फ्रेम भी शायद यूं ही खाली सी रह जाएगी, लेकिन उसने अपने दिल की ये बात जुबान पर लाना ठीक नहीं समझा। बस इतना कहा, अच्छा अब छोड़ो भी इस फ्रेम को, मैं अपनी शादी की तस्वीर के लिए अपने हाथों से इससे भी सुंदर फ्रेम बना लूँगी, फिर तो ठीक है ना। उसकी बात सुन अभिषेक ने प्यार भरी नज़रों से देख कहा, तुम्हारा घर है, तुम्हारी तस्वीर और मैं भी तुम्हारा, चाहे जैसे रखोगी, हमें तो सब मंजूर है। हे कहाँ खो गई दोबारा। गहरी सोच में डूबी आंचल अभिषेक की आवाज़ सुन जैसे अचानक होश में आ गई हो। कुछ नहीं, बस सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर आंचल करवट बदल सो गई। अभिषेक जानता था चाहे दुनिया भर की खुशियाँ वो आंचल के कदमों में रख दे, फिर भी उसके दिल का वो खाली कोना जिससे उसका वजूद जुड़ा हुआ था वो कभी भी भर नहीं पाएगा। लेकिन वो भी मजबूर था, आखिर इस दुख से वो भी तो अछूत नहीं था। पर कम से कम उसे ये तो पता था कि उसके माता पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आंचल तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी और यही उम्मीद उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसके बाद के दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ते चले गए। अभिषेक और आंचल अपने अपने काम के साथ साथ अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। कैसे 6 माह का वक्त बीता पता ही ना चला। एक दिन आंचल ऑफिस से घर आई ही थी कि मीरा माँ का फोन आया। उन्होंने जो खबर सुनाई उसे सुनकर आंचल तो बच्चों की तरह उछल पड़ी। विवाह के पूरा 17 वर्षों बाद आखिरकार मीरा माँ के घर जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली थी। आखिरकार भगवान ने उनकी तपस्या का फल दे ही दिया था। न जाने कितनी अनाथ बच्चों की माँ बनी। मीरा माँ स्वयं अपने बच्चे को गोद में लेने को तत्पर थी। आंचल ने जब अभिषेक को ये बात बताई तो वो भी खुश होकर कहने लगा, देर से ही सही, मीरा माँ के घर भी खुशियों ने दस्तक दे ही दी। शायद ये उनके अच्छे कर्मों का ही फल है जो उन्हें मिल रहा है। आंचल नहीं जानती थी कि अभी एक खुशखबरी से ही यह सिलसिला थमने वाला नहीं था, बल्कि एक के बाद एक दो और खुशी की खबर उसे मिलने वाली थी। दूसरे ही दिन अभिषेक ने उसे बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और जल्दी उसे पूना वाली ब्रांच में ज्वाइन करना है। अभी आंचल और अभिषेक अपने आगे की जीवन की कुछ योजनाएं सोचने ही लगे थे कि कैसे अभिषेक पहले पूना जाकर रहने का इंतजाम कर लेगा, कैसे आंचल पूना वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र ले लेगी, यही सब कि अचानक एक हफ्ते में ही आंचल को पता चला कि वो खुद भी 1 माह से गर्भवती थी। फिर क्या था, उन दोनों को तो जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। सब कुछ जैसे एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। आंचल डरती भी थी कि कहीं इन खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। अब वो पहले सा खालीपन महसूस नहीं करती थी। कैसे करती, आखिर उसके अंदर एक नन्ही जान सांस ले रही थी। उसने सोच लिया था कुछ दिन वो अपनी नौकरी छोड़ अपना पूरा ध्यान अपने होने वाले बच्चे पर देगी। इस तरह अभिषेक और आंचल पूना शिफ्ट हो गई। आंचल का ऑफिस शहर से थोड़ा दूर था तो उन्होंने वहीं ऑफिस के पास ही एक घर किराए पर ले लिया। वो बहुत पुराना मगर बड़ा 2 मंजिला घर था। ठीक घर के सामने से रास्ते का मोड़ था जिसका एक छोर व्यस्त शहर की ओर जाता था तो दूसरा शहर से दूर जंगल की ओर। आंचल को वो घर बहुत पसंद आया था। पुराना होने की वजह से इतने बड़े घर का किराया भी कम था तो दोनों ने इसे रहने के लिए पसंद किया था। और फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ज़रूरत की सारी सुविधाएं जैसे मार्केट, हॉस्पिटल, मॉल थे। तो ये सब सोच दोनों ने इसी घर के लिए हामी भरी थी। कुछ दिनों में आंचल को वहाँ की आदत सी हो गई। शोरगुल से दूर सुकून की ये जिंदगी उसे अच्छी लग रही थी। वो अक्सर अपने ऊपर वाले बेडरूम से सामने के मोड़ को देखती रहती थी। अक्सर सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए जंगल की तरफ जाने वाले मोड़ पर दिखाई देते थे। एक दिन अभिषेक के ऑफिस जाने के बाद आंचल यूं ही अपने घर के सामने वाले आंगन में टहल रही थी। 5 महीने से गर्भवती आंचल अब पहले से अपना ध्यान ज़्यादा रखती थी। अच्छा खान पान, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, नियमित टहलना, ये सब उसने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। टहलते हुए उसने देखा सामने वाले मोड़ पर एक बुजुर्ग उसकी ओर देख वहीं बीच रास्ते में रुक गए थे। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया और अपनी चहलकदमी जारी रखी। जब दोबारा उसकी नज़र सड़क पर गई तो देखा वो बुजुर्ग अभी भी वहीं खड़े थे। देखने में तो अच्छे ऊंचे पूरे एकदम खानदानी लगते थे। कद काठी ऐसे जैसे किसी जमाने में फौजी रहे होंगे। आंखों पर चश्मा और हाथों में एक छड़ी जो सहारे के लिए नहीं ली गई थी। वो छड़ी छोटी थी जैसे किसी रिंग मास्टर की छड़ी हो। जब आंचल ने देखा वो अभी भी उसे घूरे जा रहा था तो वो पलटकर घर की ओर चली गई।
उसने घर में प्रवेश कर दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे की आड़ से सामने वाला मोड़ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब सा लगा तो उसने उस बात का जिक्र अभिषेक से नहीं किया। दूसरे दिन जब अभिषेक फिर अपने ऑफिस के लिए निकले तो आंचल को उन बुजुर्ग की बात आई। उसने घर में रहना ही ठीक समझा। वह अपने ऊपर वाले बेडरूम में गई और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अपने बाल संवारने लगी। बाल संवारते हुए उसकी नज़र जब खिड़की के बाहर सामने वाले मोड़ पर पड़ी तो वह अचानक से डर गई, क्योंकि वही कल वाले बुजुर्ग आकर ठीक उसके घर के सामने खड़े थे। अब आंचल को कुछ डर सा महसूस हो रहा था। उसने सोचा अभिषेक को कॉल करके बताती हूँ। फिर दूसरे ही पल रुक गई, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं समझ रही मैं। हो सकता है वो किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हो, पता करती हूँ। मन ही मन ये बात सोच वो नीचे आई और घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। अब आंचल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके मोबाइल की रिंग उसे सुनाई देती है। वो अभिषेक का कॉल था। अभिषेक उसे बताता है कि उसे एक दिन के लिए मुंबई जाना है। वो ऑफिस से डायरेक्ट निकल जाएगा और कल शाम तक लौट आएगा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद आंचल चाहती थी कि वो उस अनजान आदमी की बात अभिषेक को बताए, लेकिन न जाने क्यों वो ऐसा नहीं करती। शायद वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उस दिन भर आंचल की नज़रें उस सामने वाले मोड़ पर जाती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई आया और ना ही वो बुजुर्ग आदमी दोबारा दिखाई दिया। अब आंचल को सुबह का इंतज़ार था। अभी तक वो उसे सुबह ही दिखाई देते थे। दूसरे दिन सुबह की चाय लेकर वो अपने आंगन में आई ही थी कि वो बुजुर्ग उसे फिर उसके घर के सामने खड़े दिखाई दिए। इस बार आंचल ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और वो गेट तक पहुंची। उसने देखा वो बुजुर्ग अब भी उसे आश्चर्य से घूरे जा रहे थे। क्या आपको किसी से मिलना है अंकल, या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? आंचल ने पहले थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। नहीं बेटा, उस बुजुर्ग ने कहा। बेटा शब्द सुन आंचल ने अपनी आवाज नीची कर फिर पूछा, तो पिछले 2 दिन से आप यहाँ मेरे घर के सामने क्यों आकर खड़े हो जाते हैं? अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, वरना प्लीज़ इस तरह से परेशान मत कीजिए। मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो आई एम सॉरी बेटा। दरअसल तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई थी, बस इसलिए चला आता था देखने। वंस अगेन आई एम सॉरी, चलता हूँ। इतना कहकर वो मुड़े ही थे कि आंचल ने उनसे कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं तो बस ऐसे ही अनजान व्यक्ति को यूं अचानक घर के सामने देखकर डर गई थी, बस इसलिए आपसे पूछ लिया। वैसे आप कहाँ रहते हैं इधर? ये जो रास्ता जाता है ना जंगल की तरफ, उधर ही पास में मेरा घर है। अच्छा चलता हूँ बेटा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बुजुर्ग अंकल ने जाते हुए पूछा। आंचल नाम है मेरा, आंचल ने जवाब दिया। और बस वो बुजुर्ग अपने घर की ओर चल दिए। आंचल बहुत देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही, जब तक कि वो अपने घर की ओर मुड़ ना गए। तब तक उनसे बात कर उसके मन में जो डर था वो निकल गया था। थोड़ी सी हुई बातचीत से उसे इतना तो पता चल गया था कि उनकी नीयत में खोट नहीं थी। अब इतनी दुनिया तो उसने भी देखी थी कि वो अच्छे बुरे लोगों में पहचान कर सके। उसी शाम अभिषेक भी मुंबई से घर लौट आया था। रात के खाने के टेबल पर आंचल ने उसे बुजुर्ग अंकल की सारी बात बताई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा सुनसान इलाका है ये, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए हमें। ये ठीक है कि तुमने उनसे बात की और तुम्हें लग रहा है कि वो भले इंसान है, फिर भी यूँ अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक नहीं। आइंदा उनसे बात मत करना तुम, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना, ठीक है? अभिषेक ने आंचल से कहा। वो जानती थी अभिषेक यही कहेगा, इसलिए उसने पहले उसे नहीं बताया था। उस दिन के बाद कई बार उन बुजुर्ग अंकल की मुलाकात आंचल से होती रहती थी, कभी बाहर टहलते हुए तो कभी मार्केट से आते हुए। कभी दूर से ही वो हाथ उठाकर उनका अभिवादन करती थी। एक दिन आंचल टहलने के लिए घर के गेट के बाहर निकली ही थी कि उसे वो अंकल आते दिखाई दिए। मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करने के बाद वो अंकल के साथ साथ ही चलने लगी। वो अपने घर की तरफ जा ही रहे थे। चलते चलते आंचल ने उनसे कहा, अंकल जी, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो पूछ लूं। उसकी बात सुन उन्होंने कहा, हाँ हाँ, उसमें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है, पूछो बेटा। जब पहली बार हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मुझे देखकर आपको किसी की याद आती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन है? आंचल ने सवाल पूछा।
अंकल ने हंसते हुए कहा। थी एक लड़की जो बिल्कुल तुम जैसी ही दिखती थी। एक बात बताऊं, हैरान मत होना, वो भी इसी घर में रहती थी जहां अभी तुम रहती हो। आंचल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या सच में इस घर में? कौन थी वो? कहीं आंटी जी तो नहीं? अभी कहाँ है वो? आंचल के एक के बाद एक इतने सारे सवाल सुन अंकल जी रुक गए और एक पल के लिए जैसे उनका चेहरा उदास सा हो गया। उन्होंने मुड़कर आंचल के घर की ओर देखा और वो धीरे से बोले, हाँ वही तुम्हारी आंटी जी थी। उन्हीं की याद आती है मुझे जब भी तुम्हें देखता हूँ। ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या। आगे वो कुछ कह नहीं पाए। आंचल समझ गई कि उसने अंकल जी के किसी गहरे घाव को कुरेद दिया था। उसने कहा, ओह मैं नहीं जानती थी आपको इस बात से इतनी तकलीफ होगी। आप चाहे तो हम ये बात यहीं ख़त्म कर सकते हैं। अंकल ने एक बार फिर आगे चलते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज से पहले किसी से मैंने उसके बारे में यूं बात नहीं की थी, लेकिन न जाने क्यों तुमने पूछा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आंचल ने कहा, तो क्या आप बताएंगी मुझे आंटी के बारे में, उनकी और आपकी कहानी? अंकल ने कहा, कहानी? हाँ इसे कहानी कह सकती हो। कहानी ही तो बनकर रह गई मेरी जिंदगी। क्या तुम उनकी तस्वीर देखना चाहती हो? उनकी तस्वीर देखकर तुम जान जाओगी कि तुम वाकई में उनके जैसी ही दिखती हो। आंचल के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी थी। वो दोनों बातें करते करते अंकल जी के घर पहुंचे। बहुत ही छोटा और प्यारा सा घर था वो। घर के चारों ओर तार लगाकर छोटा सा आंगन तैयार किया गया था। आंगन में फूलों की क्यारियां सजी हुई थी। उन क्यारियों में खूबसूरत से फूल लगे हुए थे, जिन्हें देख आंचल ने कहा, वाह कितने प्यारे फूल है। दिन भर इन्हीं के साथ रहता हूँ मैं, इनकी देखभाल में ही सारा दिन निकल जाता है, अंकल जी ने कहा। आंचल ने हैरानी से पूछा, तो क्या ये सुंदर सी बगिया आपने खिलाई है? क्या आप ही इनकी देखभाल करते हैं? हाँ हाँ, मैंने ही लगाए हैं ये सारे फूल पौधे, अंकल जी ने जवाब दिया। आंचल आंगन से आगे बढ़कर घर की ओर बढ़ी तो उसकी नज़र सामने लगी नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था कर्नल वासुदेव पुरोहित। नेम प्लेट पढ़कर उसने अंकल की तरफ देखा। वो अभी भी एक पौधे की मिट्टी ठीक करने में लगे थे। जब वो उठकर आंचल की तरफ बढ़े तो उसने कहा, तो आप फौज में थे और वो भी एक कर्नल, फिर यहाँ ये छोटे से घर में? यही सवाल अक्सर मुझे मेरे जानने वाले भी करते हैं और मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है, क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है और मैं अपना आखिरी वक्त यहीं बिताना चाहता हूँ। अंकल ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। जैसे ही आंचल ने घर में कदम रखा, उसकी कोख में मौजूद जान ने कुछ हलचल की तो उसे महसूस हुई। ये पहली बार हुआ था उसके साथ। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, मुस्कुराई और धीरे से सोफे पर आकर बैठ गई। बैठते ही उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर गई, जिस पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। एक पल के लिए उसे लगा वो अपनी ही तस्वीर देख रही हो जैसे। सच कहा था अंकल जी आपने, ये आंटी की तस्वीर है ना? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही लग रही है, उसने कहा। वासुदेव जी घर के भीतर वाले कमरे में गए और थोड़ी देर में ही पानी का गिलास और एक कटोरी में भीगे बादाम लेकर आए, जिसे देख आंचल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक सवालिया निशान उसके चेहरे पर आ चुका था। वासुदेव जी ने बस इतना कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को खूब भीगे बादाम खिलाती थी जब वो माँ बनने वाली थी। अच्छा अब आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर। आंचल पानी पीते हुए सोफे पर बैठ गई और उसने पूछा, और अब आपकी कहानी? वासुदेव जी भी ठीक उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगे, सुनाता हूँ मेरी और अनुजा की कहानी। वासुदेव जी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में था। मैं अपने माता पिता और बहन के साथ इसी घर में रहता था। मेरी छोटी बहन सुमन और अनुजा एक ही क्लास में पढ़ती थी। जिस घर में आज तुम रहती हो, कभी वहाँ अनुजा का परिवार रहता था। उसके माता पिता और दादी सभी उससे बहुत प्यार करते थे। करते भी क्यों नहीं, घर की इकलौती लाडली बेटी थी वो। मैं और मेरी बहन सुमन अक्सर साथ ही कॉलेज जाया करते थे। वो मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। जब अनुजा और सुमन की दोस्ती हुई तो वो भी हमारे साथ ही कॉलेज आना जाना करती थी। क्योंकि कॉलेज यहाँ से थोड़ी दूरी पर था तो मेरे साथ जाने से सबको एक तसल्ली सी भी रहती थी। अनुजा मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी और शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ जज्बात तो थे ही। फिर मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया तो मेरे पिताजी ने उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही जल्दबाजी में शादी करवा दी।
मेरा भी कॉलेज का अंतिम वर्ष चल रहा था। साथ ही साथ मैं फौज में भर्ती होने की भी तैयारी कर रहा था। उस आखिरी वर्ष में मैं और अनुजा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। साथ साथ कॉलेज जाना, साथ पढ़ना, साथ ही घर वापस आना। इसी बीच मैंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि 1 महीने बाद मुझे अपनी फौज की ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अनुजा ने मुझसे कहा कि जाने से पहले मैं उसके पापा से बात करके जाऊं। मैंने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई और वो मेरा रिश्ता लेकर अनुजा के घर उसके माता पिता से मिलने गई। लेकिन अनुजा के पापा ने उसका रिश्ता अपने किसी मित्र के बेटे के साथ पहले से ही तय कर दिया था। अनुजा खुद भी इस बात से अनजान थी। तब तो अनुजा ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो मुझसे शादी करना चाहती है। एक बार शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर ट्रेनिंग से आने के बाद हम सबको बता देंगे। यही सोच हमने छुपकर कोर्ट में शादी कर ली। शादीशुदा होकर भी हम अपने अपने घरों में अलग रहते थे। 15 दिन बाद मुझे अपनी फौज की ट्रेनिंग के लिए निकलना था, लेकिन इस बीच हम छुप छुप कर कई बार एक दूसरे से मिलते रहे। फिर एक दिन मैंने उससे भारी मन से ये कहकर विदा ली कि मैं उसे हर दिन खत लिखा करूँगा। यही वादा उसने भी मुझसे किया। हम काफ़ी दिनों तक सिर्फ खतों के सहारे ही जीते रहे। फिर अचानक से उसके खत आना बंद हो गए और जब मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर घर लौटा तो पता चला अनुजा के पापा ने अचानक वो घर बेच दिया था और बिना किसी को कुछ बताए वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं और रहने चले गए थे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें खोजने की। सुमन को भी अपनी कहानी से वाकिफ करा दिया था ताकि अगर कभी अनुजा सुमन से संपर्क करने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे बताए, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। वर्षों तक जब अनुजा का कुछ पता नहीं चला, मैंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया और फिर कभी इस तरफ ना आया। और जब मैं रिटायर हो गया हूँ तो मेरे पास सिवाय यहाँ की यादों के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ अकेला ही रहता हूँ, इसी उम्मीद में कि एक दिन शायद मेरी अनु मुझे यहीं कहीं इन्हीं गलियों में मिल जाएगी। इतना कहकर वासुदेव जी चुप हो गए। लोग कहते हैं मर्द कभी रोते नहीं, लेकिन उस दिन आंचल ने एक फौजी को टूटते हुए देखा। अपने प्यार से बिछड़ने का गम आज इतने वर्षों बाद भी उन्हें इतनी तीव्रता से महसूस हो रहा था कि वो आंसू बनकर आंखों से झलक रहा था। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, जानती हो उस समय मेरे पास मंगलसूत्र खरीदने के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर मैंने हमारा नाम का यानी एवी लिखा हुआ एक लॉकेट बनवाया था। मेरे गले में बचपन से ही सोने की चैन हुआ करती थी। मैंने उसी सोने की चैन में वो लॉकेट डालकर अपनी अनुजा को मंगलसूत्र के रूप में पहनाया था। सोने की चैन और लॉकेट का नाम सुनते ही आंचल के हाथों से भीगे हुए बादाम की कटोरी एक झटके से नीचे गिर गई। वो सोफे से उठकर अपनी जगह पर खड़ी हुई और बस एक मूर्त सी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। मूर्त बनी आंचल को देख वासुदेव जी भी अपनी जगह से उठ गए। उन्हें लगा जैसे आंचल की तबीयत अचानक बिगड़ गई हो। उन्होंने आगे आकर उससे पूछा, आंचल बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? आंचल ने अपने गले की चैन को, जो अब तक उसकी चुनरी के नीचे छिपी थी, अपने हाथों में लिया और वासुदेव जी को दिखाते हुए पूछा, क्या यही वो चैन है जो आपने अपनी अनुजा को मंगलसूत्र के रूप में पहनाई थी? उसके गले की वो चैन देख, उसका वो एवी लिखा हुआ लॉकेट देख वासुदेव जी भी दंग रह गए। उन्होंने बेसब्र होते हुए पूछा, हाँ हाँ यही वो चैन है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे? क्यों? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ आंचल, तुम कौन हो? मेरी अनुजा कहाँ है? तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला? प्लीज प्लीज मुझे वहाँ ले चलो जहाँ से तुम्हें ये मिला है। प्लीज आंचल। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ समझ गई आंचल ने कहा, पर उसने अंकल शब्द पूरा नहीं किया। उसकी आंखें आंसू से लबालब भरी हुई थी। उसे अब सारी बातें आईने की तरह स्पष्ट नजर आ रही थी। ए यानी अनुजा, वी यानी वासुदेव। इसका एक ही मतलब था कि अनुजा और वासुदेव ही उसके माता पिता थे, वरना उसके गले में ये चैन कैसे आता? और फिर उसका हूबहू अनुजा की तरह दिखना, ये तो कोई संजोग नहीं था। आंचल ने आगे बढ़कर वासुदेव जी के पैर छुए और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पापा मैं आंचल, आपकी अनु की निशानी, आपकी बेटी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं और तुम्हारा पापा, ये कैसे हो सकता है? वासुदेव जी ने हैरानी से पूछा। हाँ पापा, जब मैं छोटी थी तब से ये लॉकेट मेरे गले में है।
सारनाथालय में भी सभी ने मुझे यही बताया था कि बचपन से ये चैन मेरे गले में थी। इसका तो एक ही मतलब है ना पापा कि ये लॉकेट मेरी माँ मतलब कि आपकी अनु ने ही मेरे गले में डाला होगा। आंचल की बात सुन वासुदेव जी के मुंह से एक ही बात निकली, तो रमा बुआ ने सही कहा था। आंचल ने हैरानी से उनसे पूछा, कौन रमा बुआ, क्या सही कहा था? वासुदेव जी ने कहा, जब मैं ट्रेनिंग से लौटकर घर आया था और पागलों की तरह हर तरफ अनुजा और उसके परिवार को ढूंढ रहा था, तब रमा बुआ जो अनुजा के यहाँ काम करती थी मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि वो सब कुछ तो नहीं जानती, पर कुछ हुआ था जिससे अनु के पापा ने उस पर हाथ उठाया था और उसके बाद रातों रात पूरा परिवार कहीं चला गया। अब मुझे समझ आ रहा है मेरी गलती की सज़ा मेरे अनु ने अकेली ही झेली। काश वो किसी तरह ये बात मुझ तक पहुंचा देती कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आ जाता। लेकिन आंचल ने आगे कहा, शायद नाना जी को आपकी और माँ के बारे में पता चल गया था और ये भी कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो यहाँ से कहीं दूर चले गए होंगे। मैं नहीं जानती कि माँ ने कैसे मुझे जन्म दिया और कैसे मैं सहारा पहुँची, लेकिन इतना ज़रूर जान गई हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अगर होती तो इतने वर्षों में मुझसे मिलने या मेरी खबर लेने ज़रूर आती। एक माँ इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती कि वो अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़ एक बार भी उसका हाल जानने की कोशिश ना करे। वासुदेव जी ने आगे कहा, हो सकता है उसने मुझसे भी संपर्क करने की कोशिश की हो, क्योंकि उसके बाद तो मैं यहाँ दोबारा लौट कर आया ही नहीं, और फिर हर बार अलग जगह पोस्टिंग। आखिर कैसे ढूंढती वो मुझे। वासुदेव जी ने अपनी बेटी आंचल को गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से ही तुम दोनों को इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। आंचल को आज अपने अस्तित्व की कहानी पता चल चुकी थी। उसने अभिषेक को कॉल कर जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। पहले तो अभिषेक को लगा कि कहीं आंचल की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई है, लेकिन आंचल ने उसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी से घर आ जाओ। उसके घर आते ही आंचल ने सबसे पहले उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाई। अभिषेक ने कहा, लगता है ये तुम्हारी बहुत पुरानी तस्वीर है। नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, आंचल ने कहा। फिर उसने विस्तार से अभिषेक को सारी बात बताई। वासुदेव जी भी वहीं थे, उन्होंने भी अपनी कहानी से उसे परिचित करवाया। पहले तो अभिषेक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि असल जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब वासुदेव जी ने कहा, बेटा आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ज़रूरत पड़े तो मैं DNA टेस्ट के लिए भी राजी हूँ, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो चला है कि आंचल ही मेरी बेटी है। अभिषेक के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन आंचल को खुश देख वो भी खुश था। उसने सोचा, अगर उसकी खुशी इसी में है तो यही सही। आंचल अपने पिता को पाकर खुश थी। एक दिन उसने अपने पिता को अपनी माँ की तस्वीर के साथ खड़ा होने के लिए कहा और फिर अपने कैमरे से उन दोनों की एक साथ एक तस्वीर खींची। उस तस्वीर को उसने अपनी उस सफ़ेद फ्रेम में लगाया जो बरसों से खाली पड़ी थी। आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसने मीरा माँ को फ़ोन कर सारी बात बताई। बदले में उन्होंने भी एक खुशखबरी सुनाई। उनके घर एक नन्हा मुन्ना राजकुमार पैदा हुआ था। जल्दी आंचल की गोद भी भरने वाली थी। एक दिन जब वो अपनी माँ की तस्वीर को देख रही थी, अभिषेक ने उससे कहा, देखो आंचल, तुम मेरी इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन कई दिनों से एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। हो सकता है कि अनुजा आंटी ही तुम्हारी माँ हो। आई मीन कि तुम्हारी माँ है और तुम्हें जन्म देने के बाद उन्होंने तुम्हें सहारा में छोड़ दिया हो और परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली हो, और अब वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हो। होने को तो ऐसा हो सकता है ना? आंचल ने बड़े ही इत्मीनान से अभिषेक से कहा, हाँ अभी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो मैं खुश हूँ कि वो अभी भी इस दुनिया का हिस्सा है। जिस तरह मुझे किस्मत से मेरे पापा मिले हैं, उसी तरह अगर मेरी किस्मत में माँ से मिलना लिखा है तो मैं ज़रूर उनसे एक दिन मिलूंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम ही तो मुझसे पूछा करते थे ना अभी कि मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करती क्या? तो मैं करती हूँ, भरोसा करती हूँ अभी। और तब तक के लिए ये तस्वीर है ना मेरे पास। क्या तुम जानते हो, तस्वीर भी बोलती है। उसके कुछ ही महीनों बाद आंचल ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अनुजा रखा। आंचल को उसकी माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।